नमस्कार, केडी डीएनएस में आप सबों का स्वागत है। केडी डीएनएस आज मैं आप सबों को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में लोग कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति किसी चीज़ को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए और उसको नामांकन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसको हम इसका डिफिनीशन में लिख सकते हैं। संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण करने के नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं ए नंबर सिस्टम is a writing system for expressing numbers। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बहुत से रूप हैं जिसको बताया जा सकता है, लेकिन मैं उन सबों में जो मुख्य हैं उसमें उन्हीं का चर्चा मैं यहाँ करूँगा जो आजकल हमको यूज़ में है, जो हमारे स्कूल में, कॉलेज में या फिर कंपटीशन में जिसकी पढ़ाई होती है, जिस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संख्या पद्धति के अनेक रूप हैं। संख्या पद्धति के अनेक रूप हैं। मुख्य निम्न है। जिनमें मुख्य हैं उन्हीं को मैं चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं द्वि आधारी संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हम कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, एक वर्ड है द्विआधारी, जो मैंने लिखा है द्वि आधारी। ये दो वर्डों के, दो शब्दों के मिलने से बना है द्वि प्लस आधारी। ठीक है। द्वि का मतलब होता है दो, आधार का मतलब होता है बेस, या हम इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे, इसका जो परफेक्ट वर्ड होगा इसको हम कहेंगे रेडिक्स। ठीक है। इसमें जो अंकों का उपयोग होता है, उपयोग में आने वाले जो अंक होते हैं, वो दो अंक होते हैं, वो हैं 0 और 1। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उपयोग इसका यूज हम करते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है, क्या कि अगर वो सिस्टम है, अगर हमारे किताबों में पढ़ाया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं महत्व है। इसका उपयोग जो है, मेन उपयोग है, मुख्य उपयोग जो है वो कंप्यूटर में होता है
और उसके हार्डवेयर तक सॉफ्टवेयर में होता है। तो उपयोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं? मेन उपयोग जो है, मेन यूज इन कंप्यूटर, इसका मेन कंप्यूटर में उपयोग होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये जो है मैं सबों के स्कूल के साथ साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव व्यू से भी लेकर चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री को बताऊंगा। तो इसके इतिहास हिस्ट्री में थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में जाऊंगा, थोड़ा सा जानना चाहिए क्योंकि हमारे सनातन धर्म से है, हमारे वेद से है, हमारे देश से रिलेटेड है ये, तो थोड़ा सा अपने देश के बारे में भी मुझे जानना चाहिए। तो इसका सर्वप्रथम जो उपयोग हुआ था, सर्वप्रथम इसका जो उपयोग हुआ था, सर्वप्रथम उपयोग इसका हमारे वेदों में हुआ था। ठीक है। और एक वर्ड है जिसको हम लोग गणेश जी के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, वेदों की रचना गणेश जी ने की, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वहीं से रिलेटेड है। वेद में एक दंत वर्ड है जिसको हम गणेश जी के नाम जानते हैं। इस दो वर्डों से बना है, एक प्लस दंत। एक जो है यहां पर, एक का मतलब एक, या वेद में जो है इसको माया करते हैं। ठीक है। और दंत जो वर्ड है, दंत का मतलब होता है शून्य, क्योंकि दंत का मतलब वो दांत जानते हैं, गणेश जी का एक दांत है जो हाथी का दांत एक टूटा हुआ है, तो एक दंत लोग कहते हैं, लेकिन वेदों में इसका जो मतलब है वो शून्य होता है, और या इसको हम ब्रह्म कहते हैं। मतलब ब्रह्म का मतलब हो गया गॉड, जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवान एक है, शून्यकार है, उनका कोई आकार नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एक दंत मतलब शून्य तथा एक पर आधारित गणितीय विधि। ठीक है। तो इसको जो है हम कह सकते हैं कि जो मेरी द्विआधारी पद्धति है, एक दंत है। अर्थात एक दंत का मतलब हम यहां लिखेंगे, एक दंत मतलब शून्य तथा एक पर आधारित गणितीय विधि। ठीक है। वेद में ये जो करते हैं, वेद में इसको जो हम दूसरा भी है, प्राचीन विद्वानों द्वयंक विधि कहा था। वेद में प्राचीन विद्वानों ने इसको द्वयंक विधि कहा था। अलग अलग नाम है, बहुत से लोगों ने अपना अपना दिया है, अपना अपना उल्लेख लोगों का नाम है, तो मैं विशेष डिटेल नहीं जाऊंगा, बस शॉर्ट में बता दूं मैं आपको कि प्राचीन विद्वान जो थे, प्राचीन विद्वान जो हैं, इसको लिखो ने लिया था द्वयंक विधि। ठीक है। गोवर्धन के मठ पूरी पीठ के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भरत कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने अपनी किताब लिखी थी जो द्वयंक पद्धति के नाम से लिखित है। ठीक है। तो 143वें जगत गुरु जो थे वो थे शंकराचार्य स्वामी भरती कृष्ण जी महाराज। उन्होंने अपने एक उनकी जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने अपनी, तो उस पुस्तक में भी उन्होंने द्वयंक पद्धति से इस द्विआधारी पद्धति को लिखित किया था। 5वीं सदी में, लगभग 5वीं सदी में भारत के विद्वान, उनका नाम था
पिंगल जी ने अपने छंदों में, जो उनके छंद थे, उसमें द्विआधारी पद्धति का जिक्र किया था। मतलब हमारे पिंगल जो थे वो सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने द्विआधारी संख्या पद्धति का नाम दिया कि नहीं, ये जो है, जैसे शंकराचार्य स्वामी जी ने द्वयंक पद्धति कहा, हमारे वेदों में एक दंत लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो द्विआधारी पद्धति जो हम लोग कहते हैं वो ये हमारे पिंगल सर्वप्रथम व्यक्ति थे और उन्होंने कहा द्विआधारी पद्धति एक प्राकृतिक पद्धति है। इस तरह हमारे वेद, जो हमारे वेद हैं, चाहे और भी चीजें हैं, हर जगह इन सब चीजों का उल्लेख हुआ पड़ा है और हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, बहुत सारी द्विआधारी पद्धति का ईसा पूर्व के 6वीं शताब्दी माना जाता है। 1854 में गणितज्ञ जॉर्ज बुल ने किया। ठीक है, और इस तरह बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीजें लिखी पढ़ी मिली, लेकिन उतना हम लोग आगे नहीं जाते हैं। अब आगे हम आते हैं द्विआधारी पद्धति के बाद जो आएंगे, अब हम द्विआधारी के बाद हम आते हैं ऑक्टा नंबर सिस्टम। एक दूसरा सिस्टम है ऑक्टा नंबर सिस्टम। ऑक्टा नंबर सिस्टम जो है, इसका जो बेस होता है 8 होता है। ऑक्टा मतलब अष्ट, इसको हिंदी में कहते हैं अष्टाधारी संख्या पद्धति। नाम से ही क्लियर है आप लोगों को। अष्टाधारी, इसको लिख सकते हैं अष्ट प्लस आधारी, जिसका बेस या रेडिक्स 8 हो, तो इसको हम लोग लेके चलते हैं। इन सबों का, इसका भी उपयोग जो है, मैक्सिमम उपयोग जो होता है इसका भी कंप्यूटर साइंस में होता है उपयोग, कंप्यूटर में यूज होता है। इसमें जो अंक जो यूज में आते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, इन सब चीज़ों की जरूरत आपको कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद ऑक्टा नंबर सिस्टम के बाद आप देखोगे पंचा है, खष्टा है, सप्ताह है, बहुत सा दिया हुआ है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इन सब चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ नाम जान लो आप, क्योंकि इन सब चीज़ों से अधिक कोई क्वेश्चन आते नहीं है। मेन जो क्वेश्चन है जिस पे हमारा गणितीय कैलकुलेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या जो हमारे बुक में लिखा हुआ है, स्कूल के बुकों में, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं जिसकी परीक्षा हम लोग देते हैं, वो आता है मेरा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो मेरा जो कंसंट्रेशन है, मेरा जो ध्यान केंद्रित है, या जो मेरा सब्जेक्ट होगा जिसको मैं बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, वो होगा आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, जिससे सारे कैलकुलेशन आते हैं। हेक्साडेसिमल का यूज किया तो मैंने वो भी लिख ही दूं। दूसरी पद्धति होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका जो होता है बेस जो होता है 16 होता है। इसका भी उपयोग जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में होता है। इसमें जो अंक जो यूज में आते हैं वो आते हैं 0 से लेकर 15 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये जो है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमको अभी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। मैं आपको जो मेरा जो मेन कंसंट्रेशन है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति या दाशमिक संख्या पद्धति। दशमलव पद्धति, दूसरा इसका नाम हम लोग देते हैं दाशमिक संख्या पद्धति। इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो अंक यूज होते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो चूंकि इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप लोगों को कि इसका इतिहास या इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसका सर्वप्रथम, इसका भी उपयोग बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले ये इसका भी उपयोग भारत में ही हुआ था। इसका एक और नाम है हिंदू अरबी अंक पद्धति। हिंदू अरबी अंक पद्धति। तो इसकी भी एक कहानी है हिंदू अरबी अंक पद्धति की, मैं बताऊंगा कि इसका नाम हिंदू अरबी अंक पद्धति के आगे हिंदू क्यों जोड़ा गया। तो कुछ ना कुछ रोज रोज लोग खोज करते हैं। तो इसका जो आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका सर्वप्रथम इसका जो यूज किया था वो भारत में आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने किया था। ये जो था, इन्होंने लगभग 5वीं शताब्दी में बताया था दाशमिक संख्या पद्धति के बारे में, और इसे बहुत 5वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे वो फ्रांस में यूज हुआ, बेल्जियम में हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ। तो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि 1870 में, 5वीं शताब्दी से बहुत इसकी लंबी हिस्ट्री है, उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। 1870 में 30 देश, इसमें 30 देशों ने इसको मान्यता दी, दाशमिक पद्धति की मान्यता दे दी। इसमें सबसे आगे जो थी आपकी फ्रांसीसी सरकार थी, जो सबसे इसको लीड कर रही थी। फ्रांसीसी सरकार ने बताया और वहीं से इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जो मिली इसको, ये 1870 में मिली। और उसके पहले थोड़ा सा जाएं तो 1833 में बेल्जियम में हुआ, बेल्जियम में मान्यता मिली। उसके बाद 1891 में स्विट्जरलैंड में मिला, स्विट्जरलैंड में आया। और भारत में सबसे मजे की बात, जो मेरे देश की पद्धति थी, जो सबसे पहले हमारे देश में हुआ था, उसकी जो स्वीकृति मिली है हमारे राष्ट्रपति से। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में हमारे राष्ट्रपति ने इसको जो स्वीकृति दी है 28 दिसंबर 1956 को, इसकी स्वीकृति हमारे राष्ट्रपति ने दी है। इसके पीछे बहुत सी कहानी है,
लेकिन ये आखिर क्यों दार्शनिक पद्धति, द्विआधारी, त्रिआधारी, चतुर्धारी, पंचधारी, अष्टाधारी, षोडशाधारी, इतनी सारी पद्धतियों को सबको लेते हुए, क्रॉस करते हुए आखिर दार्शनिक पद्धति की उपयोगिता कहाँ जाके हुई? क्योंकि सबसे बड़ी खासियत थी ये जो दार्शनिक पद्धति थी, कैलकुलेशन करने में आसान था। अगर आप द्विआधारी पद्धति को दार्शनिक पद्धति से कंपेयर करो तो दार्शनिक पद्धति में हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 0, लेकिन द्विआधारी में जब लिखना होगा तो 0 1 0 1 0 0 1 1 ऐसे करके जाएगा। वो लंबा होता था, लिखने में समय लगता था। तो ये हुआ, बहुत सारा ये है इसमें। तो अब हम आते हैं कि ये तो दशमलव पद्धति हुई, दार्शनिक पद्धति। इसका हिंदू, मैंने बताया था हिंदू अरबी पद्धति। तो हिंदू अरबिक पद्धति में इसके पीछे की कहानी ये है कि इतिहास जो इसका है कि हमारे देश में आर्यभट्ट ने लाया, आर्यभट्ट ने उपयोग किया। आर्यभट्ट ने कब किया था? 5वीं शताब्दी में। उसके बाद हमारे देश पे मुगलों का आक्रमण होता है। हमारे देश में अरब से जो थे वो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए थे। बिजनेस करने के बाद उनको देखा तो उन्होंने धीरे धीरे देश को कमजोर किया और उन्होंने अपना शासन शुरू किया। और जो यहाँ की ये पद्धति थी, चूंकि उनका शासन आता है, शासन आने के बाद वो इस पूरी पद्धति को लेके चले जाते हैं अरब में। अरब से आए थे, अरब में गए, वहां उनको कैलकुलेशन बिजनेस था, कैलकुलेशन में आसानी थी, तो ये अरब में लेके गए और वहां से इन्होंने दिया क्या? अरबी अंक पद्धति। तो उन्होंने अरब में जाके दिया तो उसका नाम पड़ा अरबी अंक पद्धति। ठीक है, लेकिन जब रोज कुछ ना कुछ नई नई खोजें हुई, जब खोज होता गया तो लास्ट में बोले नहीं, चूंकि ये हिंदू से आया था, हिंदुस्तान से आया था, भारत से आया था, तब इसके आगे जोड़ा गया इसको हम लोग कहीं कहीं कहते हैं हिंदू अरबी अंक पद्धति। तो जो हमको अधिक इतिहास में नहीं जाना है, अधिक इतिहास जाने के बाद बहुत लंबी लंबी कहानी है, जबरदस्ती टाइम हम लोग का निकलेगा। ठीक है, अब जो हम आएंगे तो हम लोग आगे आएंगे हिंदू अरबिक पद्धति पर, या जो हमारी दार्शनिक पद्धति है, इस दार्शनिक पद्धति पे हम लोग आगे चलेंगे। इसी अरबिक पद्धति से हमारा सारा एग्जामिनेशन, सारी किताबें सब जगह बताई जाती हैं। धन्यवाद। मैं अगला जो करूँगा वो मैं शुरू करूँगा आपका दार्शनिक पद्धति से अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप इसको देखें, और आप देखना चाहते हैं, हो सकता है हमसे बहुत अच्छा आप जानते हो, आप भी गूगल में देखेंगे, बाकी जगहों पे देखेंगे, नई नई चीजें मिलेंगी। मैं हर कुछ जानता नहीं हूँ, मैंने भी कहीं पढ़ा है, कुछ देखा है, मैंने सोचा चलो हो सकता है आप लोगों को ना मालूम है, बता दूं। मेरे बताने से अगर आप में कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि नहीं इतना है, इसके आगे क्या है, तो स्वाभाविक सी बात है आप हमसे अधिक जान खोजोगे, अधिक मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि हमसे आप अधिक जानो, आप भी मुझे कुछ बताओ, क्योंकि एक दूसरे के शेयर करने से ही हम सबों की जानकारियां बढ़ती हैं और हम अपने देश और प्राचीन धर्म के बारे में जानते हैं कि हमारे वेदों में क्या लिखा हुआ है और ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई और आज हम कहाँ पर हैं। धन्यवाद। वीडियो को देखें और जो भी सही है गलत है एक बार कमेंट करके बताएं कि हाँ मैंने जो बताया है वो कहाँ तक सही है, इसमें और मुझे क्या बताना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।